लेकिन इस बीच सर एक सेक्टर जिस पर हम बातचीत करना चाहेंगे, सीमेंट में सर आपके भी पसंदीदा कई सारे आपने पिक भी दी थी यहाँ पर, और सीमेंट में लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं सीमेंट पैक को लेकर के, और आने वाले समय में अगर सीमेंट शेयरों में कितनी मजबूती आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि तेज़ी बनी हुई है, और रियल एस्टेट में अगर इसी तरीके से डिमांड देखने को मिली तो निश्चित रूप से सीमेंट का कंजम्पशन वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर सीमेंट कंपनियों का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि हम लोग अभी डिस्कशन जब कर रहे थे विपुल जी, तो आपको मैंने पिछले टाइम पे एक इंडिया सीमेंट का कॉल भी दिया था, अगर आपको याद हो, बिल्कुल बिल्कुल 210 और 200 के बीच में, और 235 का लक्ष्य बोला था। आज 220 पे सस्टेंड हो रहा है। श्री सीमेंट, चूंकि मैंने कहा था बहुत महंगा है इसलिए लोग उसको लेने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अभी भी अंडर वैल्यू टोन में अगर देखें तो काफी अच्छा है, तो आप उसको भी यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ओवरऑल सीमेंट के स्टॉक, जैसे आज आपने देखा होगा बम फटा किसमें, अंबुजा सीमेंट पे। उस दिन भी हमने अंबुजा सीमेंट के लिए बोला कि आप जो है सीमेंट सेक्टर के जो दिग्गज हैं उनको आप थोड़ा बहुत इसमें पोर्टफोलियो जरूर रखिए, और करीब 12 से 15% का पोर्टफोलियो यहाँ पर इनहेंस करना चाहिए। तो अभी भी हालात वही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इंडिया सीमेंट हो या अंबुजा सीमेंट हो, इनमें आपको पोजीशन बनाकर रखनी चाहिए। आगे मार्केट में थोड़ा करेक्शन होता भी है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेक्टर और ये स्टॉक्स आपको काफी पॉजिटिव रुझान देंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस समय इंडस्ट्री पी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको अंडरटोन दिखाई देंगे। रिजल्ट जो अभी रिसेंट डेज में इन कंपनीज के बास्केट में, मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं, इनके निकले हैं, उनमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उसी हिसाब से यहाँ पर आपको सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि 12-18% सेफ रिटर्न सीमेंट सेक्टर यहाँ से दे सकता है आने वाले 8 से 12 महीने में। और ये रिटर्न अगर देखते हैं तो मार्केट में इस हालात पे काफी अग्रेसिव है। मुझे लगता है बिल्कुल आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो सीमेंट में जान है, और सबसे ज़्यादा जान दिखाई दे रही है रवि जी को अंबुजा सीमेंट के अंदर। इंडिया सीमेंट ये अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। 12 से 18% तक के रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 8 से 12 महीने का आप जो है एक टाइम फ्रेम लेकर के चलिए तो अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। अभी भी मजबूती है, और यहाँ पर लेकर के आपको 8, 9, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने का नज़रिया रखें। गिरावट अगर आती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रवि जी मान रहे हैं। आप चाहें तो निचले स्तरों पर थोड़ी सी और खरीदारी कर सकते हैं। तनिष्क धनखड़ जी हमारे साथ आज के पहले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तनिष्क जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार तनिष्क जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। कानपुर से बोल रहे हैं। चलिए, कानपुर में जो है जो ठगू के लड्डू हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बताइए सर, आप क्या करते हैं सर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा। अर्ली 20 हूँ मैं। 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। तो उसमें दो सवाल है मेरे। पहला, एक दावत शेयर करके है, एलटी फूड्स। जी जी। तो उसका अर्निंग पर शेयर काफी अच्छा है, पिछले 4 साल में है। तो उसके अराउंड मुझे पूछना है कि अगर 10-15 साल के लिए रखना है तो क्या अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए? ठीक। और दूसरा सवाल कोल इंडिया का है कि ओएफएस आया तो कोल इंडिया भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। तो क्या कोल इंडिया 10-15 साल लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए? नज़रिया आपका बहुत अच्छा है सर, बहुत लंबी अवधि का नज़रिया है। अर्ली 20s में आप अपने हैं, और बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन क्या ये 2 शेयर ऐसे हैं जो कि बाकियों के मुकाबले सबसे अच्छे हो सकते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये हम रवि जी से पूछेंगे। रवि जी, अभी जो है पढ़ाई नौकरी की, अभी नौकरी कर रहे हैं, ये 15 साल का नज़रिया है। क्या ये जो 2 कंपनियां इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, एक तो कोल इंडिया इन्होंने कह रहे हैं कि ओएफएस के बाद जो है गिरावट में क्या खरीदारी कर सकते हैं, और दूसरा इन्होंने एलटी फूड्स, क्या बाज़ार के अंदर जो तमाम विकल्प हमारे पास मौजूद हैं उनमें ये 2 सेक्टर या ये 2 कंपनियां आपको लगती हैं कि ऐसी हों कि जिन पर इतने लंबे समय के लिए इतने भरोसे के साथ निवेश किया जाए? देखिए, पहला इनका चॉइस जो कोल इंडिया है उसके लिए तो मैं बेहतर कहूंगा, क्योंकि उसमें 2 फायदे हैं। एक तो पहली बात है कि ठीक है, इस समय ओएफएस में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन स्टॉक को देखा जाए तो अल्टीमेटली आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और 280 के टारगेट आने वाले सालों में अचीव होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, मैं फिर एक प्रोग्राम आपका याद दिलाता हूँ, आपने डिविडेंड वाले प्रोग्राम को वापस जाके देखिए। कोल इंडिया पहली चॉइस थी, दूसरी चॉइस आरईसी थी। तो यहाँ पर पहली बात है कि ये फिट बैठता है, यानी कि आपको कोल इंडिया फिट बैठता है। दूसरा स्टॉक आपने एलटी फूड्स बताया। देखिए, ये 15 साल के लिए स्टॉक नहीं, ये आपको वोलेटिलिटी मोमेंटम में साल 6 महीने इन्वेस्ट करिए, निकल जाइए। और अभी जो इस समय का जो सेंटीमेंट है, जो इस समय अभी दिख रहा है, वो निकलने वाला दिख रहा है, बाय करने वाला नहीं दिख रहा। बाय करने के लिए 90-95 रुपए अच्छा लगेगा, 115 रुपए स्टॉक चल रहा है। और
लंबे समय के लिए लेना है तो लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, फेडरल बैंक लीजिए, एसबीआई लीजिए, टाटा मोटर लीजिए। बहुत से नंबर ऑफ लिस्ट हैं जो 10-15 साल का विजन है, 5 साल का विजन है, उसके लिए अलग स्टॉक है। मोमेंट्री ट्रेड है, उनके लिए अलग स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक को चेंज करिए, जो मैंने स्टॉक्स के नाम बताया उनमें से कोई चूज करिए। और बाकी कोल इंडिया आपका बेहतरीन चॉइस है, रखिए। 10-11% डिविडेंड यील्ड का भी मजा लीजिए। ठीक, तो कोल इंडिया आप बने रहिए सर, यहाँ पे अच्छे कंपनी डिविडेंड देती है, उसका लाभ भी आपको मिलेगा, और जो शेयर आगे बढ़ेगा तो रिटर्न भी आपको अच्छे मिलेंगे। एल्टी फूड्स अभी रहने दीजिए, 10-15 साल के लिए नहीं है, और गिरावट में आप खरीद सकते हैं, पर वो भी ट्रेडिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो इसलिए इतना लंबा नज़रिया एल्टी फूड्स पे ना रखें। परशुराम जी कह रहे हैं, प्रणाम सर। प्रणाम परशुराम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे होंगे। शेखर चंद्रा जी ने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं सर मैंने TCS के 155 शेयर ले रखे हैं और मेरी खरीद का भाव 3490 रुपये है। मेरा नज़रिया लंबी अवधि का है, 3 से 5 साल तक। क्या मुझे होल्ड कर रहना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए? अब हालांकि नज़रिया इनका सर TCS पे 3 से 5 साल का है, लेकिन नतीजों के बाद से जो नतीजे देखने को मिले, और फिर अभी भी हम देख रहे हैं कि जो व्यूज़ लोगों के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव व्यूज़ नहीं हैं, सकारात्मक व्यूज़ नहीं हैं, क्योंकि अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है फ्यूचर अर्निंग को लेकर के भी। इनको 200 रुपये का नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन नज़रिया इनका 5 साल का है। तो उम्मीद करें कि साइकिल बेहतर होगी 3-4-5 साल में, या फिर आपको लगता है कि 100-200 का नुकसान है, एक बार नुकसान बुक कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए मुझे लगता है 5 साल के व्यू में TCS अच्छा है। और इनफैक्ट विपुल जी, अगर आपको याद हो तो मैंने जब कहा था कि जो लोग दिग्गज स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं IT के, और तो मैंने एक नंबरिंग करी थी, मैं नंबरिंग वापस रिकॉल करा देता हूँ। आपके प्रोग्राम में चर्चा हुई थी इसलिए मुझे याद है। और चूंकि IT सेक्टर से बहुत से लोग परेशान है, बहुत से लोग यहाँ पर सवाल पूछते हैं, तो मैंने यही कहा कि आप लोग IT सेक्टर में अगर आप निवेश करें तो रैंकिंग कर लें। रैंकिंग किस तरीके से कर लें? TCS नंबर 1 रखिए, टेक महिंद्रा नंबर 2 रखिए, नंबर 3 पे विप्रो रखिए, नंबर 4 पे आप इंफोसिस रखिए, और नंबर 5 पे SCL। क्यों मैंने ये स्टॉक्स इस तरीके से रैंकिंग करी कि अगर आप 100 रुपए निवेश कर रहे हैं तो पहले वाले को 40%, बाकी जो बचा हुआ है वो 10-10, 15-15% डिवाइड कर दीजिए। अग्रेसिव टारगेट सिर्फ TCS में ही आपको मिलेंगे, उनके फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपका नजरिया 1 साल, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, या फिर मैं कहता हूं आपका मिनिमम पीरियड 2 साल का भी IT में निवेश करने का है, तो इन दिग्गज स्टॉक को नमस्ते कर लीजिए, थोड़ा दिन रुकिए, करेक्शन आ रहा है। SCL देखिए 1000 रुपए के पास पहुंच रहा है, हो सकता है अभी 850 के आसपास आ जाए, तो विपुल जी टॉप पिक में हम लोग वापस सेगमेंट देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि TCS में अगर आपने व्यू बनाया 5 साल का तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा अभी मत बढ़ाइएगा, पैसा बढ़ाइएगा 2800 के आसपास आता है तो फिर बढ़ा लीजिएगा, फायदा उसका मिलेगा। तो होल्ड कीजिए सर, आप बने रहिए। गिरता है शेयर 2800 के आसपास आता है तो उसमें और ज़्यादा खरीदारी भी आप कर सकते हैं। तो ये व्यू फिलहाल निकल करके आता हुआ TCS को लेकर के। नंदलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। नंदलाल जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। कैसे हैं नंदलाल जी? कहाँ से बोल रहे हैं? मथुरा से? राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, राजस्थान से बोल रहे हैं। जी जी जी, क्या करते हैं सर आप? मैं लेक्चरर हूँ स्कूल में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और लोगों को आप शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत पुण्य का भी काम है और बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज आप? मेरे पास सर UPL के 100 शेयर है और 200-250 या और ज्यादा एक्यूमुलेट करने का विचार था। अच्छा, अभी किस रेट पर है आपके पास UPL? UPL है 676 पर है। 676 पे आपने लिए हुए हैं और शेयर खरीदना चाह रहे हैं। क्या नजरिया है सर आपका? 5-7 साल का है कम से कम। 5-7 साल का, ये अच्छी बात है कि नज़रिया आपका जो है लंबा है, और अभी भी आपको यहाँ पर करीब 20 रुपये के आसपास का मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम अभी रिसेंटली लिया सर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लिया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो इतने कम समय में आपको ठीक रिटर्न मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन चूँकि आपका नज़रिया 5 साल का है तो पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह निकल करके आती हुई। सर अगर हम देखें तो रवि जी, पिछले 6 महीने में एक तरीके से मार्केट को इसने अंडर परफॉर्म किया है। UPL लिमिटेड ने 12% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अभी 693 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ, और शेयर ये लेना चाह रहे हैं, और नज़रिया इनका 5 साल का है। क्या सजेशन रहेगा सर आपका? देखो, सबसे बड़ी बात है इस समय विपुल जी, केमिकल इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा अंडरटोन में चल रही है, लेकिन 5 साल के नजरिए से मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में और इस स्टॉक में दमखम अच्छा रहेगा। इन्होंने, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने परचेज बड़ी अच्छी जगह किया है।
अब मुझे ऐसा लगता है चलने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। 780 रुपए का लक्ष्य आता है तो वापस विपुल जी का ये शो देखिएगा, वापस कॉल करिएगा और एक बार को रिव्यू कर लीजिएगा। तो 5 साल से पहले ही आपको रिटर्न अगर मिलते हो तो बुक कर लीजिएगा, नहीं तो अगर 5 साल के रिटर्न के हिसाब से तो ये भी पूछ लीजिएगा कि एवरेज करना है, पोजीशन और बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा भी होगा, लेकिन 5 साल के लिए बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और खरीदना चाहिए जो खरीदना चाह रहे हैं 200 शेयर और? बिल्कुल खरीदना चाहिए। तो अभी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं सर। एक बार 780 के आसपास का भाव आपको दिखने लगे तो दोबारा एक बार प्रश्न पूछ लीजिएगा और रवि जी जो है आपको सही मार्गदर्शन आपका कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हमें ये प्रश्न भेजा गया अर्जुन ठाकुर जी की तरफ से, और मन्नापुरम फाइनेंस के इन्होंने शेयर ले रखे हैं 3000 और इनकी खरीद का भाव है 115 रुपये। साथ ही साथ इन्होंने अदानी टोटल गैस के भी शेयर लिए हुए हैं 748 के भाव पर, ये भी इनके पास जो है 1300 शेयर पड़े हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या जून महीने में ये स्तर देखने को मिल सकते हैं क्या। तो मन्नापुरम फाइनेंस माफ़ कीजिएगा 115 की इनकी खरीद है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा सा दबाव तो जरूर मन्नापुरम में निकला है, और खास तौर से जब आपने कुछ दिन पहले अभी इसकी न्यूज देखी होगी जिसमें कि थोड़ा सा उतार और चढ़ाव का माहौल दिखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटल ठीक है तो आप लंबे समय में थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। 98 का एक स्टॉप लॉस डाल के चलिए, दिक्कत नहीं है। थोड़ा एवरेज करना होगा तो भी आप एक बार को वापस 100 के आसपास, 102 के आसपास कंसोलिडेट करने दीजिए, यहाँ पर एवरेज कर लीजिएगा। 115 निकल जाएगा, मैं लॉस बुक करने की राय यहाँ पर नहीं दूंगा। और दूसरा आपका अदानी टोटल गैस शायद तुम बोला। जी अदानी टोटल गैस जी 700। जी बिल्कुल, देखिए अदानी टोटल गैस में इस समय अगर आपको मैं ये कहूं कि आप इसको रखिए, लंबे समय के लिए रखिए, तो आपको शायद चीज मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है तो थोड़ा दिन के लिए आपको ये स्टॉक भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ्यूचर में नहीं ले रखा, कैश में ले रखा, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय दीजिए तो बेहतर मुनाफा आपको देगा। तो इसके लिए आप रेगुलर अपडेट रखिए शोज में, इसको आप आंख बंद करके छोड़ नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए, बट अभी फिलहाल पोजीशन होल्ड रखिए। ठीक। इस बीच परशुराम सिंह जी कह रहे हैं कि सर मैंने सन फार्मा लिया हुआ है, 940 की मेरी खरीद है, अभी क्या करना चाहिए? तो सन फार्मा अगर हम देखें तो अभी 1010 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है और ये भी एक तरीके से मार्केट को अंडर परफॉर्म ही शेयर किया है। करीब 2-2.5% का नेगेटिव रिटर्न पिछले 6 महीने में देखने को मिला। यहाँ पे रेंज में है सर पूरा, आप अगर इसके चार्ट को देखें आप बहुत एक दायरे में है। नीचे लेवल पे जब आता है तो वहाँ से एक सपोर्ट लेकर के थोड़ी सी रिकवरी आती है। मोरलेस एक तरीके से ट्रेडिंग शेयर बनता हुआ दिखाई दिया है पिछले अगर 6-8 महीने 9 महीने की बात करें तो। आगे का भविष्य क्या देख रहे हैं आप सन फार्मा को लेकर के? देखिए बहुत उज्जवल भविष्य है, प्रॉफिट और बढ़ेगा, 1250 के टारगेट आएंगे, तो मुझे लगता है पोजीशन होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें। और सन फार्मा है, मार्क्सन फार्मा, फिर से मैं एक स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, मार्क्सन फार्मा 88-82 रुपीज के पास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है ये भी 100 रुपए का टारगेट हो जाएगा। तो ज्यादातर इस समय अभी फार्मा सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है, निफ्टी थोड़े हाई पे है, तो पैनिक की वजह से भी लोग हेज करते हैं अपनी पोजीशंस को, उसका भी फायदा मिलता है। तो बिल्कुल बने रहिए सर, 1250 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। मुनाफा भी कंपनी का आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये फिलहाल आपके लिए राय यहाँ पर निकल कर आती हुई परशुराम जी। और इस बीच जो है अगले दर्शक जी का प्रश्न हम ले लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ गए हैं। अर्जुन ठाकुर जी के बाद ऋषु जी का प्रश्न ले लेते हैं। और ऋषु जी सर जानना ये चाह रहे हैं कि नेटवर्क 18 और उमा एक्सपोर्ट का सपोर्ट और एंट्री पॉइंट क्या होगा, किन लेवल्स पर एंट्री की जाए? ये चुनने के पीछे मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने इन दो ही कंपनियों को क्यों चुना, क्योंकि मीडिया सर शेयरों में उस तरह की गतिविधियां बहुत कम देखने को मिलती हैं कि काफ़ी तेज़ी के साथ शेयर में चाल देखने को मिले। और दूसरी कंपनी इन्होंने उमा एक्सपोर्ट बनाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए विपुल जी, मैं समझता हूँ आपकी जो टीम है, जो पीछे बैकएंड पे टीम बैठी हुई है, काफी मेहनत करते हैं, और इसीलिए लोग अब आपको ना सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, आप चार्ट के कंप्लीट व्यू भी आपको, यानी कि आपसे चार्ट भी समझना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की। मैं एक बार को उन दर्शकों को भी बता देता हूँ, सपोर्ट वो प्राइस होता है जो कि जहां पर मार्केट, जैसे अगर स्टॉक की बात करें, वो स्टॉक गिरते हुए या फिर वहां पर आके स्टेबिलिटी दिखाई देता है और उससे वापस रिवर्ट कर जाता है, तो उसको हम सपोर्ट जोन कहते हैं। और रेजिस्टेंस उसी को कहते हैं जहां से वापस एक गिरावट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क 18 का सपोर्ट पूछा है वो है 64 का, रेजिस्टेंस की बात करें वो है 67 का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ,
इस समय इंट्राडे चार्ट के हिसाब से 64 का एक सपोर्ट है और 67 का एक रेजिस्टेंस है। दायरे में देखें तो थोड़ा सा अप ट्रेंड पे, तो 67 तो वापस आ जाएगा, और अगर 67 के ऊपर निकला तो 72 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। ये है टेक्निकल सेटअप इस समय नेटवर्क 18 का, तो मुझे लगता है आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक आपने बोला था उमा एक्सपोर्ट पे ये जानना चाह रहे हैं क्या सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहाँ एंट्री कहाँ करनी चाहिए इन्हें? देखिए उमा एक्सपोर्ट का चार्ट आज बढ़िया भगा, 46 रुपए से बढ़ करके 50 रुपए तक का हाई मारा, और फिर अगर आप सपोर्ट देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय 46 रुपए का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 52 रुपीज की रेजिस्टेंस है, तो वहां तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये रेंज में अभी कारोबार रहेगा। थोड़ा तेज वोलेटिलिटी आई है, तो थोड़ा सा जो है वो तेजी के ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक, अब राघव जी का भी यही प्रश्न है सर, राघव जी का लेकिन सवाल ये है कि एंट्री कब करें गोकुल एग्रो में? तो ये तमाम मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में सर हम देख रहे हैं लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी होती हैं कि उनका नाम भी कई बार नहीं सुना होता है, लेकिन फिलहाल इनका सवाल तो गोकुल एग्रो के ऊपर है। अभी 100 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ आधे फीसद से ज़्यादा की मजबूती आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, BSE पे अगर हम देखें तो करीब 2-3 हज़ार का ही वॉल्यूम आज देखने को मिल रहा है, और 2 वीक का अगर एवरेज वॉल्यूम देखें वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 12,000 के आसपास का है। क्या सलाह रहेगी सर गोकुल एग्रो को लेकर के? एंट्री करनी चाहिए भी कि नहीं? देखिए इस समय अगर आप देखेंगे विपुल जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्रो केमिकल के स्टॉक्स ना थोड़े कंसोलिडेटेड मोड में हैं, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको समय दीजिए और थोड़ा सा रुक करके निवेश करें। अभी कंसोलिडेशन मोड में है। 101 रुपए नोट कर लीजिए, प्राइस 101 रुपए के ऊपर निकलता है तो बाय करिएगा, नहीं तो अभी वेट कर लीजिए, शायद आपको 95 के आसपास आएगा, तो वहां पर वापस चार्ट रिव्यू करिएगा, तब आपको एंट्री और एग्जिट का लेवल मिलेगा। ठीक, तो आप जो है यहाँ पर नज़रिया जो है देख करके चलिए, 101 का पहले स्तर टूटने दीजिए। और सर आपको कितनी क्लोजली लोग मॉनिटर करते हैं? परशुराम सिंह जी लिख रहे हैं कि सर डॉक्टर रवि जी आज कुछ खुश नहीं लग रहे हैं, तो आपकी जो खुशी है वो कितने मॉनिटर लोग कर रहे हैं और आप खुश नहीं लग रहे हैं, ऐसा परशुराम जी का बोलना है। तो आप खुश रहिए सर, लोग आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो प्रसन्न रहिए। मुझे अगर कोई बात हो तो परशुराम जी से आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं सर आप। नहीं सर, धन्यवाद आपका मेरी इस चिंता को करने के लिए, लेकिन मैं आप जैसे जितने सवाल पूछते हैं उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है तो हो सकता है थोड़ी थकान दिखाई दे रही हो, लेकिन फिलहाल ये शो जब मैं करता हूं तो मुझे अलग से एक आनंद आता है, और मैं कोशिश कर रहा हूं विपुल जी की जो कॉपी करने की, बिकॉज विपुल जी के अच्छे वर्ड होते हैं कि जिनको कि मन सुनते ही जो है वो बहुत आनंदित हो जाता है। ये तो सर आपका बड़प्पन है, क्योंकि शब्दों के आप भी बड़े जादूगर हैं। और अब चलिए जरा संजय जी से बातचीत कर लेते हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं संजय जी? हाँ बहुत बढ़िया है सर। और बताइए क्या हो रहा है, क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, एक सवाल है और एक मेरा सुझाव है सर। दोनों दे दीजिए सवाल तो, हाँ सुझाव सर पहले मैं बताना चाहूंगा। बताइए। एमएसएमई में सेक्टर में सर काफी कंपनियां लिस्टेड हो रही हैं और अच्छा पैसा भी बन रहा है। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि सर हम दर्शकों को इस पे भी थोड़ा बहुत जो अच्छी कंपनियां हैं आपके माध्यम से जानकारी दी जाए, ताकि हम लोग भी कुछ परचेज वगैरह कर सके इसमें। बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका, और अभी मैं रवि जी के सामने प्रस्ताव रखता हूं, और अगले हफ्ते या इस हफ्ते तो अब थोड़ा सा मुश्किल है, अगले हफ्ते हम प्रयास करेंगे कि एक फॉर्मूला गुरु जो हमारा विशेष कार्यक्रम होता है उसमें हम सिर्फ एक विषय पर ही बात करते हैं, तो एमएसएमई को लेकर के उसको पूरा खंगालने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, और रवि जी से ही जान लेंगे कि कौन सी एमएसएमई उनको जो है अच्छी लग रही है। सर संजय जी का सुझाव आपको कैसा लग रहा है? सर देखिए, जो सुझाव दे रहा है मुझे लगता है वो बेहतर है, क्योंकि आप प्रोग्राम जो बनाते हैं या हम लोग जो शोज करते हैं वो सिर्फ जनता के लिए करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं, अवेयरनेस के लिए करते हैं। और आपको मैंने बार बार कहा है, ये मैं दिल से कहता हूं कि मनी 9 के प्रोग्राम अगर आप नहीं देख रहे हैं, ऐप आपने डाउनलोड नहीं कर रखी है, तो आप जिंदगी का वो लम्हा मिस कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं। देखिए इस समय फेसबुक, ट्विटर, मैं विपुल जी 1 सेकंड लेना चाहूंगा, बिल्कुल से हट की बात है। इस समय मैं कभी कभी ट्रेवल करता हूं, जैसे आज मैं शो करने के लिए जब आ रहा था तो
मैं चूंकि ईटी स्वदेश पे इससे पहले शो कर रहा था, फिर आपके चैनल पे आने के लिए मैं सोचा लेट हो जाऊंगा, तो मैंने कोशिश करी और मैंने आज लाइफ में सेकंड बार एक मेट्रो ली और मैंने वहां पे यंगस्टर्स को देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सबको देखा और सब एक चीज पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो है रील्स। पता नहीं ऐसा क्या मजा आता है इंस्टाग्राम की रील देखने में, ऐसा क्या मजा आता है फेसबुक की रील देखने में, ऐसा क्या मजा आता है यूट्यूब की रील देखने में। आप एक बार यंग जनरेशन के लोग देखिए, माँ बाप उनको देखें, दिन के 4-4 घंटे रील देखने का कोई फायदा नहीं है। देखना है तो Money9 के प्रोग्राम्स देखिए, फाइनेंशियल प्रोग्राम देखिए, इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम देखिए, उनकी रील्स देखिए ना। हम उनकी रील्स आप देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ना। रील देख के क्या होगा, दूसरा एक नाच रहा है, एक बोल रहा है, एक गिर रहा है, उठ रहा है, हंस लिया 2 मिनट, सर वो टाइम वेस्ट है और आपको आदत पड़ जाएगी, लत ऐसी पड़ जाएगी कि आप उससे निकल नहीं सकते। तो मुझे लगता है अगर आपने Money9 का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो विपुल जी एक बार को इनको लिंक दिखाइए, डाउनलोड करें और जरूर जाके वहां पे वीडियोस को देखें। आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, टाइम वेस्ट मत करें। टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता। तो जितना सदुपयोग हो सके उसका कीजिए और जहाँ से भी हो सके ज्ञान अर्जित कीजिए। और हम तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आप उससे कितना लाभान्वित होते हैं वो आपके ऊपर ही निर्भर है। चलिए संजय जी, अपना प्रश्न आप कंप्लीट कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है सर आपका? सर था कि फिलाटेक्स इंडिया हमने आज ही सर खरीदा है 39 रुपए 40 पैसा पे 10,000 क्वांटिटी। कौन सा सर बताया आपने? फिलाटेक्स इंडिया? हाँ सर 39 रुपए 40 पैसा जिसका रेट है सर। अच्छा 39 रुपए 40 महीना में सर। हाँ 6 महीना में क्या इसका टारगेट सर उम्मीद किया जा सकता है? तो इसको जब आपने खरीदा तो क्या सोच के लिया था, क्यों लिया था? कुछ रिसर्च की थी आपने? यस सर यही था कि कॉटन वगैरह का प्राइस नीचे आ रहा है तो टेक्सटाइल सेक्टर में सर कुछ तेजी आनी चाहिए। ठीक, पूछते हैं रवि जी क्या कह रहे हैं इस बारे में। सर फिलाटेक्स के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, आज ही लिए हैं इनफैक्ट। 39 रुपये 40 पैसे के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है। करीब आधा पौना % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है आज। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये जो इनकी का नज़रिया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है ये, क्या यहाँ पे अभी और करेक्शन बाकी है? 6 महीने में अगर हम देखें तो करीब 19-20% का नेगेटिव रिटर्न शेयर ने दिया है। तो अभी बने रहे, क्योंकि आज ही खरीद है तो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान उनको नहीं हो रहा है। देखिए वैसे स्टॉक देखा जाए तो अब थोड़ा सा अंडरटोन आ रहा है और वापस बाइंग के लिए थोड़ा सा अग्रेशन दे सकता है। इन्होंने जहां पर खरीदा, मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, 36 रुपीज के नीचे चला जाता है तो इस स्टॉक से निकल जाइएगा, और नहीं तो अभी चलने दीजिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ठीक है। 39 पे आपने लिया है, 40 पे लिया है, अगर जैसे ये 40 के ऊपर क्लोजिंग देगा आपको 46 तक के लेवल, 47 तक के लेवल देगा, जो कि अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो आपको 10% के आसपास रिटर्न बैठ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 10% आपको मिल सकता है, 1.5-2% का आपका रिस्क है। बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, आप बने रहिए, लेकिन 36 लेवल नोट करके रख लीजिए, फोन में अलर्ट लगा लीजिए। 36 के नीचे ये स्टॉक जैसे ही जाता है रिव्यू करिएगा, मुझे लगता है वहां पर एग्जिट की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो अपसाइड का टारगेट 46-48 ये नोट करके रख लीजिए, जो पहले आ जाए उसको बुक करिए। ठीक, इस बीच योगी जी की टिप्पणी आई है। विपुल जी और रवि जी को मेरी राम राम योगी जी, और जो है कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर अब आगे बढ़ें, बहुत सारे बाकी दर्शकों के प्रश्न लें उससे पहले जरा बजिंग स्टॉक्स पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जहाँ पे खबरें होती हैं और उन खबरों का हम चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से हम एनालिसिस करवाएं कि अभी क्या करना चाहिए। कि करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और फिर उन खबरों का विश्लेषण रवि जी से पूछते हैं कि इन खबरों के बाद कभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। श्याम मेटलिक्स के अंदर सर आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और पिछले माफ़ कीजिएगा पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये जो है सोमवार को ही, कल ही जो है कंपनी जो है वो एक्स डिविडेंड हुई है और उसके बाद ये तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप ट्रैक करते हो सर श्याम मेटलिक्स, तो क्या करना चाहिए? क्या इस तेज़ी में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? फंडामेंटली अगर आप ट्रैक करते हो तो आपको क्या लग रहा है अभी श्याम मेटलिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? इस समय भी अगर हम देखें तो 0.75% ऊपर है। देखिए 313 रुपए चल रहा है स्टॉक, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश एंट्री यानी कल के बीटीएसटी के लिए भी ये स्टॉक बेहतर होगा, जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और जो खास तौर से थोड़ा सा व्यू यहाँ पर देख रहे हैं। तो अपसाइड में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का जोन लिख लीजिए, 330 रुपए के आसपास इसको आपको बुक करना है, और उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फंडामेंटली जरूर साउंड है, लेकिन आपने जो भी न्यूज बताई है उसका इम्पैक्ट है, तो उसका फायदा उठाइए और बेहतरीन लेवल पे एग्जिट करिए। तो बीटीएसटी यहाँ पर कर सकते हैं, यानी बाय टुडे सेल टुमारो की रणनीति के साथ आप यहाँ पर
जो है खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है रवि जी की तरफ से। अगला शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि खबरों के चलते एक मोमेंटम बना हुआ है। और अगला शेयर है मझगांव डॉकयार्ड। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शेयर में शानदार मूव देखने को मिल रहा है सर। ये डिफेंसिव शेयर, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे कंपनी के, और नतीजों के बाद भी हम देख रहे हैं लगातार तेज़ी बनी हुई है। लगातार 8वां दिन है जहाँ पे कि इसमें तेज़ी बनी हुई है, और पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर 27% से ज़्यादा का रिटर्न जो है वो हम देख रहे हैं कि मझगांव के अंदर देखने को मिला है। और यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रहा था जो अभी हाल फिलहाल में जो नतीजे आए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स के ऊपर? क्या काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, या आपको अभी भी लगता है कि यहाँ पे कुछ संभावनाएं जो है बाकी रह गई हैं? विपुल जी, आपको याद हो हम लोग जब काफी दिन पहले शो कर रहे थे तो हमारा एक परफॉर्मेंस में स्टॉक था RVNL, और उसके साथ डिफेंस काउंटर का जो स्टॉक का नाम लिया था जिसे आप थोड़ा मिस कर गए होंगे, वो था मैस्डॉक। बिल्कुल। और मैस्डॉक ने 2 दिन में, कल 17% बढ़ा था, आज 4% बढ़ा, टोटल मिला करके देखें तो 21-22% की रैली 2 दिन में दिखा गया। यही होता है पेशेंस का फर्क। अगर आप सही जगह पे निवेश करके बैठे हैं तो थोड़ा समय दीजिए, टाइम दीजिए, और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जिन इन्वेस्टर ने अभी रखा है, प्रॉफिट नहीं बुक किया, जल्दबाजी ना करें, 980 का स्टॉप लॉस डाल लें, उसके नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लें, और नहीं तो अप साइड में 1150 रुपए का लक्ष्य आता है तो वापस विपुल जी को तंग करिएगा, इनको वापस मैसेज डालिएगा तो आपको वहां पर सजेशन मिलेगा। तो यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों के पास है वो होल्ड करके रखें 1150 तक के अभी जो इमीडिएट टारगेट है। जब ये लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए तो एक बार दोबारा प्रश्न पूछिएगा रवि जी को, फिर हम परेशान करेंगे कि अब बताइए आगे कितनी तेज़ी बाकी है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 30% से ज़्यादा का रिटर्न। आप सोचिए 6 महीने में 30%, और क्या कहेंगे। RVNL में भी हमने सर, आपने RVNL भी ज़बरदस्त दिया। मैचगांव जो है यहाँ पे भी हम देख रहे हैं शानदार तेजी। ये जो आप रात भर रिसर्च करके जो शेयर निकालते हैं, बहुत शानदार जो है रिटर्न वहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए इस बीच अगले शेयर को लेकर के आइए, जहाँ पर कि आज खबरें हैं, और खबरों के चलते यहाँ पर जो है रुझान जो है देखने को मिल रहा है, और वो है BL कश्यप। BL कश्यप को हम देख रहे हैं, कंपनी को 147 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलने की खबर आई है, जिसकी वजह से आज मोमेंटम में है। ये ऑर्डर कंपनी को नजूरी पुणे नॉलेज पार्क से मिला हुआ है, तो 150 करोड़ रुपए का करीब 150 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। और इस ऑर्डर के बाद जो कंपनी की कुल ऑर्डर बुक हो गई है वो करीब 2774 करोड़ रुपए हुई है। तेज़ी है शेयर में सर, लेकिन नतीजे जो है हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे नहीं रहे थे कंपनी के, और उसके बाद एक दबाव भी BL कश्यप में देखने को मिला था। लेकिन अब इस खबर के चलते एक मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। क्या ये जो पिटाई हो रही थी शेयर की वो पूरी हो चुकी है, या अभी और भी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर गिरावट बाकी है? आज की इस रैली को कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, ऑब्वियसली कि न्यूज का इम्पैक्ट है, और इस समय मोमेंटम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अभी 39 रुपए चल रहा है, लेकिन 37-38 के पास ये स्टॉक वापस से खरीदने लायक हो जाएगा। टारगेट रखिएगा 44 रुपए का, तो मोमेंट्री ट्रेड के लिए अच्छा है। स्टॉप लॉस रखिए 34 रुपए का, रिस्क और रेशियो अच्छा हो जाएगा। तो इस रेंज का वेट करिए, थोड़ा गैप ओपनिंग है, उस गैप को थोड़ा फिल होने दीजिए। 36-35 ये बीच में अगर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप बहुत अग्रेसिव लेना चाहते हैं तो 38 तक आप एंट्री कर लीजिए, और अपसाइड टारगेट 44 का, स्टॉप लॉस जो है उसी रेंज में देखते हैं तो 35-34 का बनेगा। ठीक। हालांकि एक साल के अंदर देखें तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है। एक साल के में करीब 84% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर BL कश्यप ने दिया है। लेकिन अभी भी तेज़ी की संभावना है, लेकिन जो लेवल बताए गए हैं उसका आप ध्यान रखिए। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और उस पर फिर रवि जी की राय लेते हैं कि वो इस समय क्या सजेस्ट कर रहे हैं। एमटार टेक में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे मोमेंटम है, और एमटार टेक पे सर खबर ये है कि प्रमोटर्स ने जो है कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, और लगातार घटा रहे हैं। करीब 11,20,000 शेयर जो है प्रमोटर्स की तरफ से बेचे गए हैं, और यहाँ पर जो शेयर खरीदे गए हैं वो प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ने खरीदे हैं, और कंपनी की पिछले कुछ दिनों के अंदर करीब 13,15,000 शेयर खरीदे हैं। तो एक तरफ से जो प्रमोटर्स हैं रेड्डी, वो जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से जम करके खरीदारी यहाँ पर की जा रही है, और इन्हीं खरीदारी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर एमटार टेक में देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी एमटार टेक पे? देखिए, इस स्टॉक को देखते हैं तो बहुत फंडामेंटल काफी स्ट्रांग साउंड कर रहा है, और आपने चूंकि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की है, तो आपको मैं यहाँ पर अगर बताऊं तो आप समझेंगे म्यूचुअल फंड ने अपनी 23% की हिस्सेदारी जून 2022 से बढ़ा करके अभी कर दी है 26% के आसपास, और साथ ही
आप DIs की अगर होल्डिंग देखें तो वो भी 25% की है, FIIs की होल्डिंग 2.5% की है, और हालांकि 8% करीब शेयर जो है वो प्लेज भी है। तो प्रमोटर अगर यहाँ पर थोड़े से होल्डिंग कम भी कर रहे हैं तो उसके फंडामेंटल नंबर्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस्ड है। इस सब चीजों से स्टॉक थोड़ा और बढ़ेगा, 2200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक जरूर करें। 2200 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप अगर खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो कर सकते हैं। अगला शेयर जरा लेकर के आइए, और ये है सर BHEL को लेकर के। BHEL में आज हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर न्यूमिरा की तरफ से कहा गया है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो काफ़ी बड़ा एक कंसर्न जो है बना हुआ है BHEL के लिए, और यहाँ पर जो है कंपनी के लक्ष्य को भी घटाया गया है, जो कि घटा करके 61 रुपये कर दिया गया है, और कैश फ्लो को लेकर के बताया गया है आगे चल करके कंसर्न रहेगा। आप कैसे देख रहे हैं BHEL को लेकर के सर, क्या राय रहेगी आपकी? 61 रुपये का लक्ष्य दिया गया है यहाँ पर न्यूमिरा की तरफ से। देखिए, इस समय इस स्टॉक में अगर देखते हैं तो जरूर यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम रुका जरूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे विपुल जी, जिसमें हम 5 साल 10 साल 15 साल के स्टॉक के नाम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है वहां पर ये स्टॉक भी फिट बैठता है। और अभी जो मोमेंटम है उसमें तो वैसे तो देखा जाए तो लास्ट अभी रिसेंट डेज में इस स्टॉक ने कुछ जबरदस्त जंप लगाया, 3 महीने में 11%, जो कि एक साल में देखें 63%, और इतना बढ़िया स्टॉक, मतलब दमदार स्टॉक है। नेगेटिविटी के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं होते, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। इन्वेस्टमेंट के लिए 75 और 77 के लेवल के पास आता है तो फिर से निवेश करने की रणनीति बनाई जा सकती है। तो फिर से निवेश करने की रणनीति यहाँ पर बनाई जा सकती है। तो ये वो शेयर थे जहाँ पर की तमाम खबरें थी, और खबरों के चलते हम मोमेंटम आते हुए देख रहे थे। अब चलते हैं जरा, हमारे सहयोगी शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शौर्य हर रोज़ कुछ एक आंकड़े, कुछ एक रिसर्च लेकर के आते हैं। और कल जो है हम जब बातचीत कर रहे थे तो इस बात का जिक्र हुआ था कि ऑटो कंपनियों में काफ़ी तेज़ी, और ये तेज़ी आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो बिक्री के आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहजनक हैं। ऑटो शेयरों में कितनी रफ्तार बाकी है शौर्य, क्या कुछ कह रहे हैं आपके आंकड़े? जी, अगर ऑटो शेयर की बात करें तो हाल ही के समय में ऑटो शेयर में पहले बहुत कुछ झेलना पड़ा था। सप्लाई की शॉर्टेजेस थी, BS6 की तरफ ट्रांजिशन था, रॉ मटेरियल की दिक्कत, काफ़ी सारे प्रॉब्लम थी। लेकिन अब रिसेंट टाइम में ऑटो सेल्स में दोबारा रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों के नंबर बड़े अच्छे आए हैं, और मोतीलाल ओसवाल और कई ब्रोकरेज कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश और ओवरवेट नजर आ रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल ने तो ये कहा है कि जैसे अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आया है तो उससे मार्जिन इंप्रूव हुए, और ब्रॉड बेस्ड एक रिकवरी देखने को मिली है सारे सेगमेंट के वॉल्यूम में। हाँ, टू व्हीलर में अभी थोड़ी दिक्कतें नजर आ रही हैं। अब अगर गाड़ियों की बिक्री की बात करें तो मार्च तक बिक्री अच्छी थी, अप्रैल में बिक्री में थोड़ी गिरावट थी, जब रिटेल सेल खाली 3.5% से बिकी थी। उसकी एक वजह ये थी कि मार्च में ज़्यादा सेल्स हुई थी, प्री बाइंग हुई थी, BS6 की तरफ ट्रांजिशन था। लेकिन मई में दोबारा से एक मोमेंटम नजर आ रहा है, जैसे 10% की बिक्री देखने को मिली है रिटेल सेल्स में ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले। बल्कि अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात, 3 व्हीलर्स की बात करें, वो तो 79% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले। आगे आने वाले समय में भी नियर टर्म में कुछ कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। पहली बात अगर देखें, अभी रूरल एरिया में एल नीनो का खतरा है, अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% के पास पहुंच गया है, उससे हो सकता है थोड़ा असर पड़ता हुआ नजर आए। साथ ही साथ BS6 की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, वो कितने ज़्यादा नॉर्मलाइज होगा ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी के साथ जो कुछ कंसर्न्स ये हैं कि जैसे इन्फ्लेशन जो है वो कहने कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी स्टेबलाइज हो गए हैं, लेकिन लोगों को भी कुछ टाइम लगेगा ये चीज़ रियलाइज करने में। और इसी वजह से ऑटो कंपनियों की मैनेजमेंट कमेंट्रीज में खुद माना गया है कि जो FY24 का सेकेंड हाफ है उससे एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखने को नजर आएगी। लेकिन अगर होल ईयर की बात करें तो सारी तरफ पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और प्राइम इन्वेस्टर करके रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने कहा है कि थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है पूरे साल के लिए FY24 तो हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है रूरल एरिया में क्योंकि लेंडिंग साइकिल इंप्रूव हो रहा है, NBFCs आ रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस आ रहे हैं, तो इस वजह से रूरल सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कमर्शियल सेगमेंट की अगर बात करें तो सरकारी इंफ्रा पे खर्च कर रही है, उस साथ लॉजिस्टिक्स फ्लीट को चेंज होने की बात हो रही है। इस सारी वजह से कमर्शियल सेगमेंट में भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आने की उम्मीद है। हाँ, नियर टर्म में थोड़े कंसर्न है, ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है और पूरे साल के लिए अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं ऑटो शेयर्स में तेजी में नजर आ रही है। और साथ साथ जो ऑटो के नंबर्स अभी के देख रहे हैं वो तो इनकरेजिंग देखने को मिल ही रहे हैं। तो इसलिए अभी की जो तेज़ी है वो तो मौजूदा नंबर्स की वजह से है। लॉन्ग टर्म में शौर्य बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा आउटलुक निकल करके आ रहा है। शॉर्ट टर्म में कुछ एक कंसर्न है, वो भी मुझे लग रहा है कि अगर मानसून अच्छा रहता है जो IMD कह रहा है तो फिर जो है शायद
वो जो संकट है या जो डर है वो शायद नहीं रहेगा। लेकिन ब्रोकरेज हाउस की तो पसंदीदा शेयर कौन से हैं वो बताइए फिर। जी, ब्रोकरेज हाउस में अगर देखें तो ऐसा लग रहा है टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो ऑलमोस्ट हर ब्रोकरेज हाउस के पसंदीदा पिक में आ रहा है। लेकिन अगर आनंद राठी की बात करें, उन्हें आइचा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स पसंद है। मोतीलाल ओसवाल को टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड पसंद है। और नोमुरा के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो। तो इसका मतलब टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ऐसा है जो अधिकतर ब्रोकरेज जिस पर काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि टाटा मोटर्स पे हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी लगातार, अच्छा मोमेंटम लगातार बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब रवि जी, बाकी ब्रोकर्स का बता दिया आपने, अब रवि जी से मैं ही पूछ लेता हूँ। रवि जी, आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं, और ये जो तमाम बातें बताई हैं शौर्य ने, उनसे थोड़े बहुत सहमत हैं आप? नहीं, मैं शौर्य को तो बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। और लास्ट जब इसने एक रिपोर्ट जो लास्ट प्रोग्राम में इसने रिपोर्ट दी थी, आप बिलीव करेगा, उनमें से मैंने 2 स्टॉक्स को पिक किया और उनको अपने टॉपिक पे रखा। और आज भी शौर्य, अगर आप देख पाएंगे तो मैं आपको, जो आप लास्ट में 4 स्टॉक लेते हैं उनमें अगर एक स्टॉक देखे तो मेरा भी अशोक लेलैंड है। टारगेट मेरा इमीडिएट बेसिस पे 165 का है, स्टॉप लॉस 144 का है। तो शौर्य, और सबसे बड़ी बात है कि जो बेहतरीन रिपोर्ट शौर्य लेके आते हैं, अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि उन स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने में भी मदद मिलती है। और आपको, जो बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं क्यों शामिल करूं, उसका जवाब शायद शौर्य के पास होता है। और शौर्य की रिपोर्ट देखने के बाद उनको समझ में आ जाता होगा कि क्यों शामिल करना है वो है, और हमारे लिए भी बहुत ईजी होता है। तो शौर्य, बहुत बहुत मुबारक। आपकी जो रिपोर्ट है मैं उसका खुद फैन हूँ, जैसे मैं विपुल जी का फैन हूँ, आपका भी फैन हूँ। और मैं समझता हूँ आपकी रिपोर्ट बहुत बेहतरीन होती। बिल्कुल अशोक लेलैंड को कंटिन्यू फॉलो रखिए, और होगा तो मैं आपको आगे इसी में आपका एड ऑन करूंगा। जब व्हीकल चलेंगे तो व्हीकल के पार्ट्स वाली कंपनीज भी बहुत अग्रेसिव है जो कि चलने वाली हैं, उनकी चर्चा हम लोग आने वाले शोज में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और बने रहिए कार्यक्रम में आखिर तक। अभी रवि जी से उनके पसंदीदा शेयर भी लेने हैं, तो वो भी हिस्सा, अभी सेगमेंट बाकी है। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपको तमाम उत्साहवर्धन की बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द जो है रवि जी की तरफ से मिले हैं। उम्मीद करते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर के आप आगे भी और बेहतर रिसर्च लेकर के आएँ, और हमारे दर्शकों को अच्छे रिटर्न मिले, अच्छा मुनाफा हो, और वो सेक्टर को, किसी विषय को अच्छे तरीके से समझने की क्षमता भी उनमें विकसित हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी संख्या में दर्शक वेट कर रहे होंगे कॉपी पेन लेकर के कि रवि जी के पसंदीदा शेयर कौन से हैं, क्योंकि आपकी जबान से बाहर निकलने के बाद तो उन शेयरों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। जिन जिन शेयरों पे आपने बातचीत की, 2 पे तो आज ही चर्चा हो गई। आज बताइए आप कौन कौन से शेयर चुन चुन के लाए हैं आप? देखिए, 2 स्टॉक को तो हमारे आपने ओपन करा लिया, और मुझे लगता है बास्केट जो है वो मेरी शायद समझ गए हैं। पहला स्टॉक था अशोक लेलैंड, जिसे मैंने करंट लेवल जो मार्केट का चल रहा है इस पे बाय करने की राय दी। 144 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 165 रुपए का। दमदार ऑटो का स्टॉक है, आगे भी हम ऑटो के और शेयर को ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना है। दूसरा स्टॉक भी ओपन किया था, बाय करने की राय दी थी BEL में, और इसका टारगेट 130 रुपए का, 110 के स्टॉप लॉस से। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं, चार्ट पे पैटर्न अच्छा है, इंटरेस्ट आ रहा है, डिफेंस सेक्टर चल रहा है, तो मुझे लगता है इसको भी बाय की रिकमेंडेशन है। तीसरा स्टॉक था यहाँ पर JSW एनर्जी, जो कि अभी जिन लेवल्स पर चल रहा है यहाँ से एक अच्छा मूव ले सकता है। 280 के लक्ष्य आ सकते हैं, 245 के स्टॉप लॉस से आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और चौथा स्टॉक है L&T फाइनेंस, जो कि फाइनेंस सेक्टर से, तो मैंने चारों अलग अलग सेगमेंट से, अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स को लिया है, जिससे आपकी बास्केट हेज रहे। मार्केट में अगर करेक्शन दिया है तो आपको पैनिक ना हो, और ये 120 का लक्ष्य अचीव कर सकता है 98 के स्टॉप लॉस से। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मोमेंटरी ट्रेड के हिसाब से भी देखते हैं, तो भी आप इनको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है रवि जी की, कि रवि जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी अवधि के लिए, 2-3 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, उनका कहना है कि फंडामेंटली शेयर अच्छे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो भी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन ये एक छोटी से मध्यम अवधि के लिए लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल ऐसे हैं कि अगर आप लंबे समय तक भी आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको निराशा जो है वो हाथ नहीं लगेगी, और अच्छे रिटर्न ही देखने को मिलेंगे। एक बार जरा फिर से स्क्रीन पर लेकर के आइए इन चारों शेयरों को, अगर कोई दर्शक जो है इसको नोट करना भूल गए हों तो वो नोट कर सकते हैं। तो रवि जी के पहला पसंदीदा शेयर है अशोक लेलैंड। ऑटो सेक्टर पे आज हमने चर्चा भी की, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर तमाम ब्रोकर्स की भी राय है कि ऑटो सेक्टर आने वाले समय में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, और कर भी रहा है।
149 पे खरीदें, 165 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये ऊपर का एक लक्ष्य है। यहाँ से 3-4 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है, उसका भी ध्यान रखें। लक्ष्य के साथ साथ स्टॉप लॉस पे अवश्य ध्यान रखें। दूसरा शेयर जो आज का पसंद आ रहा है रवि जी को, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस पे आज कार्यक्रम में हमने चर्चा भी की। 117 रुपये के आसपास चलता हुआ अभी यहाँ पे 130 रुपये का लक्ष्य जो है वो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल रहा है रवि जी की तरफ से, और जो एक स्टॉप लॉस आपको 6-6.5 रुपये नीचे 110 के आसपास लगाने की सलाह दी गई है। अगला जो शेयर जो पसंद आ रहा है उसमें शामिल किया गया है JSW एनर्जी को। JSW एनर्जी अभी 256 के आसपास ट्रेड करता हुआ 280 का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है आपको, और 245 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी जो शेयर है वहाँ पे भी नजर आते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग। 120 का लक्ष्य 106-107 के आसपास चल रहा है, 9 रुपये 8 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। तो ये वो शेयर है जो कि रवि जी के पसंदीदा शेयर हैं। नज़र बना करके चलिए, और आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म आप किसी भी समय के लिए इन शेयरों को अपने पास रख सकते हैं। सर बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जब भी आप कार्यक्रम में आते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है, और तमाम हमारे दर्शक अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करते हैं, और लोग आपको उदास नहीं देखना चाहते हैं, तो गंभीर मत होइए ज़्यादा। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? फिलहाल जिन स्टॉक्स की चर्चा करी है ऐसे मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है, और अनबायस्ड राय दी है मैंने। मेरे क्लाइंट्स को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो चमके इन स्टॉक्स से। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं समाप्त कर रहे हैं। जिन दर्शकों के प्रश्न नहीं ले पाए हैं, सवाल भेज दीजिए 9311121874 पर। कल कार्यक्रम शुरू होते ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। बने रहिए लगातार मनी 9 के साथ, और मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिए। और शाम को 4 बजे हेलो मनी 9 में पर्सनल फाइनेंस में बात करने के लिए आपके साथ प्रियंका संभव जी मौजूद होंगी, तो वहाँ पर भी आप अपना जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं 9311121874 पे। और हम आज बात करेंगे मंगलवार को इंश्योरेंस को लेकर के, और ख़ास तौर से जिस तरह का हादसा हाल फिलहाल में हुआ है अभी ट्रेन एक्सीडेंट का, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर आप इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो हादसों के बाद किस तरीके से उसे क्लेम करना चाहिए, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मुकेश जिंदल जी हमारे साथ मौजूद होंगे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, पार्टनर अल्फा कैपिटल के हैं। तो शाम को 4 बजे आप अवश्य जुड़िए हमारे साथ, और रात को 10 बजे आप जुड़िए दिन भर की तमाम खबरों के लिए। साथ हमारे साथ वरुण जो होते हैं, वरुण हमारे सहयोगी रहेंगे आपके साथ, और आपको बताएंगे आपकी जेब से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन मनी 9 के साथ बने रहिए।